कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संघर्ष किया और जो संविधान बना करके आपके बीच में दिया, उस संविधान को लागू कौन करेगा? संविधान तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसको लागू करने वाले की नीयत अच्छी नहीं है, इसीलिए वो संविधान भी अच्छा नहीं साबित होगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिन्होंने बहुत संघर्ष किया और ये कह करके गए कि मैंने मेरे जीवन में बहुत काम आपके लिए किए हैं, लेकिन मैं 2 काम आपके बीच में छोड़ करके जा रहा हूं। इन 2 कामों को केवल आप सारे मिल करके कर देना, फिर आपका कल्याण हो जाएगा। 2 काम कौन से? कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा पहला काम तो इस देश का शासक बनो, राजा बनो, और दूसरा काम बुद्धिस्ट बन जाओ, सब पाखंडवाद को छोड़ दो और बुद्धिस्ट बन जाओ। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तो अकेले बहुत कुछ कर गए, और जब जयंती आती है तो लोग कहते हैं कि शिक्षक चक्रवाल को नहीं बुलाएंगे कि वो तो बहुजन समाज पार्टी का राजनीति करेगा, फला को नहीं बुलाएंगे और राजनीति बातें करेगा। और मैं तो खुला कहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती हो तो राजनीति शुरू कर देना। राजनीति के बिना कुछ नहीं है। जयंती बाबा साहब की 130वीं है, 130 जयंतियां बाबा साहब की मन गई, आज तक कोई हमारा भला नहीं हुआ। इस महाराष्ट्र के अंदर जहां बाबा साहब का जन्म हुआ, उस महाराष्ट्र में बाबा साहब की जब जयंतियां मनती हैं तो आप लोग देखते रह जाओगे, इतनी भीड़ लगती है, लेकिन वहां बाबा साहब की विचारधारा वाली सरकार कभी नहीं बनती। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप लोग सच्चे मन से बाबा साहब को चाहते हो, अगर सच्चे मन से बाबा साहब की जयंती चाहते हो, अगर सच्चे मन से आप बाबा साहब की जय बोलते हो, तो फिर उसकी विचारधारा वाली पार्टी, उसकी विचारधारा की सरकार बनाओ। चाहे वो गांव का सरपंच हो, चाहे प्रधान हो, चाहे प्रमुख हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, जब तक आप लोग राजनीति से दूर रहोगे, इन जयंतियों में साथियों आपका बड़ा होने वाला नहीं। ना बाबा साहब ने कहा था कि हमारी जयंती मनाओ, मेरी जयंती मनाना, मेरे चित्र की पूजा करना, मेरे सामने अगरबत्ती लेके लग जाना नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था मैंने जो अधूरा काम छोड़ा है, मेरी जो विचारधारा है, उस विचारधारा को आगे तक लेके जाना है। इस कारवां को मैं यहाँ तक लेकर के आ गया और अब आप लोगों को लेके जाना है। और इस देश के अंदर 85% मेरे समाज के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, उस समाज से मैं यह हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि मैं तो मेरी कठिनाई परिस्थितियों में इस कारवां को यहाँ तक लेकर के आ गया, लेकिन आप सारे मिलकर के इस कारवां को आगे तक ले जाना है। लेकिन साथियों, दुख के साथ कहना पड़ता है कि बाबा साहब के इस कारवां को हम जैसे लोगों ने अभी तक आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। अगर किसी ने किया, अगर बाबा साहब की सच्ची कोई संतान पैदा हुई, असली कोई बेटा पैदा हुआ, तो उसका नाम मान्यवर साहब कांशीराम जी है, जिसने इस मिशन को आगे बढ़ाया। ये मेरे बहुजन समाज के लोगों, इस सर्व समाज के लोगों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, संत रविदास, संत कबीरदास, मां सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, ये कौन थे, कैसे थे, इन्होंने क्या किया, ये सारी की सारी फोटो, ये सारी की सारी तस्वीरें, ये सारी की सारी विचारधारा को इस देश के पूंजीपति लोगों ने, इस देश के मनवादी किस्म के लोगों ने, इस देश के घटिया मानसिकता के लोगों ने काल कोठड़ी के अंदर बंद कर दिया और ताला लगा दिया। अब हमें पता नहीं कौन अम्बेडकर था और क्या करके गया। भला हो मान्यवर साहब कांशीराम जी का, भला हो मान्यवर साहब कांशीराम जी का, जिसने उन काल कोठड़ियों के ताले को तोड़ा और बीच चौराहे में लाके खड़ा कर दिया कि ये टाई वाला बाबा, ये आपके भारतीय संविधान का निर्माता है और ये बाबा साहब है, इसीलिए हम हैं, नहीं तो हम कुछ नहीं थे। सम्मानित साथियों, एक बार स्कूल के अंदर बाबा साहब के साथ में भेदभाव होता था, आप अच्छी तरह से जानते हो। जब बच्चों के चप्पल जूते निकालते थे, वहां बाबा साहब को पढ़ाया जाता था। 3-4 शर्तें थी कि जहां बच्चों के चप्पल जूते निकलेंगे, वहां ये बैठ के पढ़ेगा, हम इसको छुएंगे नहीं,
डंडे से बात करेंगे और घर से चटाई लेकर के आएगा और पानी भी घर से लेकर के आएगा। अगर प्यास लग गई तो अपने पानी घर से लाए वो ही पियो, यहाँ उसको पानी नहीं मिलेगा। इतनी कठोर 4-5 शर्तें रख दी तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पिताजी रामजी राव सतपाल ने सोचा कि 5 साल का बेटा, 5 साल का बच्चा ये इतनी सारी शर्तें कैसे पूरी करेगा। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तो जन्म से ही होशियार थे। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब रिजल्ट आता था क्लास में तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर फर्स्ट आते थे। जब फर्स्ट आते थे तब भी उसके साथ भी वैसा व्यवहार होता था। तब बाबा साहब जाकर के घर पे कहते थे, पिताजी जब क्लास का रिजल्ट आता है तो मैं सबसे टॉप आता हूँ, फिर भी मेरे साथ में ऐसा भेदभाव क्यों। तो बाबा साहब के पिताजी कहते कि बेटा यह भगवान की देन है। बाबा साहब को समझ में नहीं आई, ऐसा ही होगा कोई भगवान, वास्तव में उसकी देन होगी। लेकिन एक बार क्लास में अध्यापक ने पूछा कि बताओ बच्चों, ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। किसी ने कहा चंद्रमा, जिसको हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। किसी ने कहा आकाश, जिसको हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। किसी ने कहा सूर्य, जिसको हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। जब मास्टर ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से पूछा कि बता भी अम्बेडकर, ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा वो कोने में पड़ा मटका पानी का, जिसको मैं देख सकता हूँ लेकिन छू नहीं सकता। ऐसी परिस्थितियों में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पढ़े और पढ़ लिख करके लंदन में गए, 36 डिग्री हासिल की। और लंदन से जब वापस आ रहे थे तो लंदन के लोगों ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर कहाँ जा रहा है, कि भारत में। कि भारत में क्यों, भारत में क्यों, कि भारत में जाऊंगा, मेरा देश भारत है। लंदन के लोगों ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर आपके भारत के अंदर जातिवाद है, वर्ण व्यवस्था है, और जातिवाद और वर्ण व्यवस्था के आधार पर आपने जितनी भी पढ़ाई की है, जितनी भी डिग्रियां ली है, वो भारत में जाने के बाद में सारी की सारी व्यर्थ हो जाएगी। एक तरफ 100 ग्रेजुएट खड़े कर दिया जाए और एक तरफ आपको खड़ा कर दिया जाए तो आपके सामने 100 ग्रेजुएट कुछ भी नहीं है, आप उन पे भारी पड़ते हो। इसीलिए आप यहाँ लंदन में रहो, जब तक आप जियोगे हम लंदन का राजा बना करके रखेंगे। और गौरी मैम इस देश के अंदर लंदन में सबसे सुंदर लड़की है, उससे आपकी शादी करेंगे और आपकी 7 पीढ़ियां ऐसा आराम करेगी, इतना धन दौलत देंगे, आपको गाड़ी देंगे, मोटर देंगे, कार देंगे, बंगला देंगे और ताज जिंदगी इस देश का राजा बना करके रखेंगे। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मैं जितनी पढ़ाई की है, मैंने जो जितनी डिग्री हासिल की है, ये आपकी गौरी मैम से मैं शादी करूं इसके लिए नहीं की, मेरी 7 पीढ़ियां ऐसा आराम करे इसके लिए नहीं की, मैं इस देश का राजा बन के रहूं इसके लिए नहीं की, और मुझे गाड़ी मोटर कार बंगला मिले इसके लिए नहीं की। मैं मेरे देश में जाऊंगा, जिस बाहर देश में मेरे समाज के व्यक्ति जिसके साथ पशुओं जैसा बर्ताव होता है, व्यवहार होता है, उसके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ूंगा। एक सार्वजनिक तालाब के अंदर सुबह से लेकर के शाम तक पशु पक्षी आते हैं, पानी में घुसते हैं, पीट करते, पेशाब करते हैं, लेकिन पानी शुद्ध का शुद्ध है। गाय आती है, भैंस आती है, पानी में घुसती है, पेशाब करती है, गोबर कर देती है, लेकिन फिर भी पानी शुद्ध का शुद्ध है। कुत्ता आता है, पानी में घुसता है, पेशाब और लैट्रिन कर देता है, लेकिन फिर भी पानी शुद्ध का शुद्ध है। अगर मेरा व्यक्ति, मेरे समाज का व्यक्ति प्यासा अगर उस पानी को पी ले तो पानी अपवित्र माना जाता है, और उस पानी को पवित्र करने के लिए गाय का मूत और गाय का गोबर डालते हैं। इसका मतलब मेरा समाज गाय के गोबर और गाय के मूत से भी गाय गुजरा है, इसलिए उनके हक अधिकार लड़ाई लड़ूंगा। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अंग्रेजों के सामने सप्लीमेंट की, अंग्रेजों से सप्लीमेंट की, और अंग्रेजों से कहा कि गोलमेज कॉन्फ्रेंस में इस देश के दलितों का नेतृत्व अम्बेडकर करेगा। लेकिन इस देश के पूंजीपति लोगों ने बीच में रोड़े डालने का काम किया। गांधी ने कहा इस देश के हरिजन, इस देश के दलितों का नेता मैं हूं। ये किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा मैं हूं। इस जदोजहद में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का बेटा राजरतन बीमार हो गया। राजरतन, जिसको बाबा साहब कहते थे कि ये मेरा शेर है, मेरे मरने के बाद में इस कारवां को अगर कोई आगे बढ़ाएगा तो मेरा ये बेटा, मेरा ये शेर राजरतन आगे बढ़ाएगा। और वो राजरतन, उसका बाबा साहब का शेर बीमार पड़ गया। रमाबाई अम्बेडकर ने लेटर भेजा कि अम्बेडकर तू जहां भी है जल्दी से घर आ जा, तेरा शेर, जिसको तू शेर बोलता था, वो बीमार हो गया, पैसे के अभाव से, दवाई के अभाव से तड़पता है और चिल्ला चिल्ला करके तेरा नाम लेता है।
बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लेटर को देखा और फेंक दिया। बाबा साहब को मतलब ये था कि गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जाना बहुत जरूरी है, अगर बेटा मरेगा तो एक मरेगा। लेकिन दोबारा लेटर मिला, तुरंत आजा नहीं आए बाबा साहब। और जब ये बात अंग्रेजों ने कह दी कि डॉक्टर अम्बेडकर आप इस देश के दलितों का नेतृत्व करोगे सेकंड गोलमेज कॉन्फ्रेंस में, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आए। जब घर आए उससे 2 घंटा पहले राजरत्न दुनिया छोड़ गए। दुनिया छोड़ने के बाद में बाबा साहब के थोड़े आंसू आए। आंसू इसीलिए आए कि मैं आया और वो भी मेरे आने से पहले 2 घंटे पहले मर गया। अगर थोड़ा 2 घंटे और जी लेता तो मैं उनसे बातें कर लेता। लेकिन साथियों, तुरंत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि रमाबाई इसका क्रियाक्रम कर, मैं वापिस जा रहा हूँ। गांव के लोगों ने कहा, अरे डॉक्टर अम्बेडकर तू कैसा बाप है, अरे डॉक्टर अम्बेडकर तू कैसा बाप है, अरे ये तेरा बेटा तेरा नाम नहीं लेके जाता रहा और फिर तू नहीं आया, और फिर आया मरने के बाद में, और तू ये कह रहा कि मैं वापस आ रहा हूँ, अरे तू कैसा बाप है। तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि ये मेरा बेटा दवाई के अभाव से मरा है। अगर मैं गोलमेज कॉन्फ्रेंस में नहीं गया तो इस देश के अंदर एक बेटा राजरत्न नहीं, मेरे करोड़ों बेटे हैं, और दवाई के आगे, दवाई के अभाव से और पैसे के अभाव से मेरे आगे कोई बेटा न मर जाए, इसके लिए मुझे गोलमेज कॉन्फ्रेंस जाना है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 24 सितंबर 1932 को गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जाकर के लिखित रूप में 4 अधिकार आप लोगों के लिए लेकर के दिए। 4 अधिकार: समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और वोट का अधिकार। ये 4 अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1932 में सेकंड गोलमेज कॉन्फ्रेंस लंदन में अंग्रेजों से लिखित रूप में लेकर के दिए। उनसे पहले 1931 में आपके पास भी कुछ नहीं था। आप गांव में रहने के आपके पास में अधिकार नहीं था। अरे मास्टर चपरासी कहां से, आपको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। तब मास्टर चपरासी कहां से लगोगे? और वो अधिकार लेने के बाद में आज आपके IAS है, IPS है, वैज्ञानिक हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं। तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये 4 अधिकार लेकर के और आगरा के अंदर आए और रैली की। रैली में कहा कि हे मेरे बहुजन समाज के लोगों, जाओ अपने बच्चों को स्कूल भेजो। आज के बाद में शिक्षा के द्वार खुले हैं। जाओ बच्चों को स्कूल में भेज करके मास्टर पढ़ाओ, चपरासी पढ़ाओ, पुलिस में लगाओ, फौज में लगाओ, ग्राउंड से पढ़ाओ, पटवारी पढ़ाओ, IAS पढ़ाओ, IPS पढ़ाओ। जाओ, आज के बाद में स्कूल के दरवाजे खुले हैं। और दूसरा अधिकार देता हूं समानता का। आपके साथ में गांव में भेदभाव होता था, छुआछूत होती थी, मरे पशु आप डाल के आते थे। आज के बाद में आपके साथ में कोई छुआछूत नहीं करेगा, कोई भेदभाव नहीं करेगा। अगर करता है तो स्थानीय थाने में जाके उसके खिलाफ अर्जी दे देना, वो जेल काटने का काम करेगा। ये अधिकार किसने लेके दिया? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लेके दिया। और तीसरा अधिकार देता हूँ संपत्ति का। आज से पहले आपको किसी भी चीज का मालिक बनने का अधिकार नहीं था। कोई दिक्कत मालिक बनने का अधिकार नहीं था। जाओ गांव के बीच में पक्के मकान बनाओ और बना करके घर के मालिक बनो, जमीन जायदाद के मालिक बनो। और चौथा अधिकार देता हूं वोट का। 5000 साल से आप लोगों ने गुलामी की है। अगर वापिस मान सम्मान की जिंदगी जीना चाहते हो, इस देश के अंदर स्वाभिमान की जिंदगी जीना चाहते हो, इस वोट का सही इस्तेमाल कर देना। ये वोट नहीं है, ये बाबा साहब ने कहा ये हथियार है। बाबा साहब ने क्या कहा? ये हथियार है। वोट को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बलट। और गोली पिस्तौल को बोलते हैं बुलेट। बाबा साहब ने कहा कि इस देश के अंदर आप बुलेट से उसका सामना करना चाहते हो तो इस देश में एक नहीं हजारों की तादाद में आपके दुश्मन है। और बुलेट की रेंज है 50 मीटर 60 मीटर की। अगर आपका दुश्मन 70 मीटर पे खड़ा है तो वो मरने वाला नहीं है। और ये जो मैं बल्ट वाली ताकत देता हूँ, इसमें बहुत बड़ी रेंज है। आप लोगों ने गांव में बैठे बैठे ये सोच लिया कि अब की बार सोनिया गांधी को देश की प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। अपने कालवास गांव में अपने दूध के ऊपर आप उसके खिलाफ वोट की चोट मार दो। अगर सोनिया गांधी दिल्ली में तो दिल्ली में ढेर हो जाएगी। अगर गलती से पैर इटली गई हुई है तो इटली में ढेर हो जाएगी। कितनी बड़ी रेंज है। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया। उसके बाद में 1956 को 3-4 मीटिंग कर लेना, गढ़ो बैठे
1970 को जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे बीच से चले गए, उसके बाद में इस दलित समाज के लोगों पर अंधेरा सा छा गया। तब मान्यवर साहब काशीराम जी आए और साहब काशीराम जी ने नौकरी को ठोकर मार के और ये ऐलान किया कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, ये काशीराम करेगा पूरा। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर के साहब काशीराम जी गांव गांव ढाणी ढाणी साइकिल पैदल गए और वहां जाकर के साहब काशीराम जी ने कहा कि मैं आप लोगों को राजा बनाऊंगा, शासक बनाऊंगा। तब लोग हंसे कि अरे काशीराम किस समाज की बात करता है? अरे काशीराम उस समाज की बात करता है जिस समाज के पैरों में चंपल नहीं, तन पर कपड़ा नहीं और पेट में अन्न नहीं। ऐसा समाज वो कैसे हुक्मरान बनेगा, वो कैसे राजा बनेगा? लेकिन साथियों, मान्यवर साहब काशीराम जी ने वो करिश्मा करके दिखाया। और दूसरी बात आप लोगों को कहना चाहूंगा, साथियों ये मत समझना, ये बिल्कुल मत समझना कि दयाराम जी बहुजन समाज पार्टी के हैं इसलिए बहुजन समाज पार्टी की बात करते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसे महामानव की जयंती है, लेकिन मैं तमाम बातों को लेकर के सही बात कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। ये साथियों, ये बात में ये जो नीला झंडा दिया है, इसके बीच में जो हाथी गायब किया है, ये आपकी गलत बात है। हाथी गायब मत करो, इसमें से हाथी को गायब मत करो। अगर हाथी गायब हो गया तो हम लोग भी गायब हो जाएंगे। हम हमेशा देश का हुक्मरान बनना है, इसलिए एक मंच होना चाहिए, एक झंडा होना चाहिए और एक ही नारा होना चाहिए। इसीलिए साथियों, आप लोगों ने मेरी बातें सुनी, मेरा गला बैठ गया, मेरी बातें सुनी आप लोगों ने और आप लोगों ने मुझे इतना मान सम्मान दिया, इसके लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। और इस बात को अब मैं मेरी बात को यही विराम देता हूँ। और उसमें एक बात